Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is the last day of this year, 2023, and I wish you all the best for the upcoming year. And apart from that, today we are going to talk about the polling process, and in which we are going to discuss the information regarding the minimum wage increase that is going to be implemented in upcoming year, that is in 2024. I think from tomorrow onwards, कल से तुम्हारा वेज जो है वो चेंज हो जाएगा जितना इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर हुई है. सो इफ आई टॉक अबाउट द सैलरी दैट वाज 3600 PLN राइट नाउ, एंड दैट इज गोइंग टू इंक्रीज टू अप्रॉक्सीमेटली 4 to 42 PLN. और एक साल के अंदर आपकी 2 बार सैलरी इंक्रीज होती है. दैट इज विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 6 मंथ. आई कैन से जनवरी से आपका जून में तक का एक स्लैब चलता है, एंड देन जुलाई से आपका दिसंबर तक का एक स्लैब चलता है. और हर ईयर पूरा वेज सिस्टम पूरा चेंज होता है इनका. और अगर लास्ट ईयर के बारे में बताऊं तो लास्ट ईयर में आपको क्या हुआ था, 3290 PLN पहले सैलरी थी. दैट वाज इंक्रीज टू 3490, 3490 PLN कर दी थी इन लोगों ने 1 जनवरी 2023 को. एंड देन आपका जुलाई में दोबारा इनका सैलरी इंक्रीज हुआ था, जिसमें आपका 3490 PLN जो सैलरी थी उसको इंक्रीज करके इन लोगों ने 3600 PLN कर दिया. और अगर अभी की बात करूं तो इफ आई टॉक अबाउट राइट नाउ, द सैलरी इज 3600 PLN एंड दे आर गोइंग टू इंक्रीज इट टू 4242 PLN. अभी तो खैर 4242 PLN आपका सैलरी इंक्रीज होगा, और उसको यूरो में कितना अमाउंट है वो भी आपको चेक करके बताता हूँ. इसके अलावा द अदर थिंग इज, जो इनकी सैलरी है इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज ऑन द मंथ ऑफ जुलाई. आई गेस जुलाई में दोबारा एक बार इंक्रीमेंट होगा, और अप्रॉक्सीमेटली 3.6 मिलियन पीपल हैं जो अफेक्ट होंगे इससे, और उनको फ़ायदा होगा जैसे सैलरी इंक्रीज होगी तो. और हर साल ही पूरा चेंज होते रहेगा. अगर इंडिया के अंदर भी देखते हो तो आपका अप्रेजल होता है. इफ़ यू आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और समवेयर एल्स, आपका ऐसा होता है कहीं भी आप काम करते तो आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है साल में. बट इफ आई टॉक अबाउट पोलैंड, ये लोग 2 इंक्रीमेंट करते हैं साल के. जो बेस सैलरी है, जो नेशनल बेस सैलरी होती है, उसको जो इंक्रीजिंग, आपको पता है इन्फ्लेशन वगैरह चल रहा, पूरी महंगाई हर साल बढ़ती है, तो उसको मैच करने के लिए ये लोग कुछ अमाउंट अपना इंक्रीज़ करते हैं, ताकि जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय रह रहा है या काम कर रहा है वो अपना प्रॉपरली उतने अमाउंट के अंदर अपना गुजारा कर सके, और अपनी जो लाइवलीहुड है उसको प्रॉपरली वो लोग अपना रह सकें. इसके लिए जो मिनिमम वेज है, गवर्नमेंट बहुत सारे फैक्टर्स को देखने के बाद अपना सैलरी इंक्रीज़ करती है. और इफ आई टॉक अबाउट, सो दिस इज द थिंग दे आर मेंशन राइट हियर. जून 13 को आर्टिकल निकला था जिसमें उन लोगों ने बताया था कि जो पॉलिश गवर्नमेंट है अपना, जैसे हर साल अपना मिनिमम वेज सिस्टम इनका चेंज होता है, मंथली वेज सिस्टम, तो ईयर के बेसिस पे एक बार इम्प्लीमेंटेशन हुआ. उन लोगों ने बताया जो मंथली जो सैलरी है जो अभी राइज होगी, जो पहले 3600 PLN था उसको चेंज करके ये लोग 4242 PLN कर देंगे. और जो यूरो में आपका जो अमाउंट होता है दैट इज़ 947 यूरो हो जाएगी आपकी सैलरी 1 जनवरी 2024 से, कल से. और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है इसको दोबारा इंक्रीज़ करेगा, इन लोगों ने बोला. दैट इज़ गोइंग टू हैपन ऑन जुलाई 1 2024. जुलाई 1 को फिर दोबारा सैलरी इंक्रीज़ होगी. उस टाइम पे 960 यूरो पहुंच जाएगी सैलरी. और जो अमाउंट है PLN में अगर बात करूँ तो दैट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 4300 PLN. जैसा इन्होंने बताया कि पहले भी हुआ था, सेकेंड हाफ में जो सैलरी थी दैट वेंट अराउंड 3600 PLN टू 2023 के, वैसे ही इस बार भी चेंजेस होंगे. और दे मेंशन एवरी सिंगल थिंग अबाउट द प्रोसेस. जो अभी आपके आर्ली PLN में पे रेट अगर आपको बताऊं जो आपको पर आवर का मिलता है राइट नाउ, दैट इज़ अराउंड 22 समथिंग PLN. और वो चेंज हो गया अभी 1 जनवरी से कितना हो जाएगा आपका 27.7 PLN आपका पर आर की आपकी सैलरी हो जाएगी. और अगर उसको यूरो में कन्वर्ट करते हैं तो 6.19 यूरो आपका होगा. और इसके अलावा जो जनवरी जुलाई 1 2024 को दोबारा चेंज होगा, उसमें जो आपका PLN जो पर आर की सैलरी है वो 28.1 PLN हो जाएगी, जो आपकी होगी 6.28 यूरो. तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, जो पुराने जिसका वर्क परमिट 3600 PLN का है उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है वीज़ा मिलने में, क्योंकि जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय वहाँ पर आता है तो उसको जो नेशनल करंट सैलरी बेस्ड सैलरी होती है उससे नीचे कोई भी एम्प्लॉयर हायर नहीं कर सकता. अगर हायर करता है तो दैट इज़ एन पनिशेबल ऑफेंस. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट द टैक्सेशन एंड ऑल. जो आपकी सैलरी होती है उसमें आपका कितना टैक्स कटता है और क्या क्या आपके जो कंपोनेंट होते हैं आपकी जो सैलरी है उसमें माइनस होते हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ. जो आपका टैक्सेशन होता है, अगर आपका जो ब्लू कॉलर पे जाता है तो उसका 12% से जो टैक्सेशन आपका जाता है दैट गो अराउंड 32% तक का जाता है आपका जो टैक्स कटता है. और अभी यहाँ पे देखें तो उन लोगों ने 3600 PLN सैलरी का बता रखा है. अगर 3600 PLN आपकी सैलरी है तो इसमें 12 से आपका अप्रॉक्सीमेटली मेरे को लगता है 12 से 33% तक का टैक्स कटता है. बट
अगर 36 ब्लू कॉलर पे जा रहा है तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 12% तक आपका डिडक्शन होता है। एंड देन अगर आपकी सैलरी जैसे 10,800 PLN पर मंथ की आती है, ये जो आपकी सैलरी है 10,800, ये है तुम्हारी स्किल्ड वर्कर की। अगर कोई एज ए एनालिस्ट वर्क करता है, अगर कोई स्किल्ड पर्सन है, ग्रेजुएशन करी है, उसके बाद अगर उस पर एक्सपीरियंस है, या फिर जो एंट्री लेवल पे जॉब करते हैं उनकी सैलरी इतनी होती है 10 से 11,000 ज़लोटी के आसपास रहती है। सो दैट इज़ फॉर देम। उनका जो टैक्सेशन होता है अप्रॉक्सीमेटली 33% तक का भी जाता है, और 12 से 33% के बीच में पूरा टैक्स जाता है। अगर आपकी 10,800 ज़लोटी है तो उसमें आपको 32,000 रुपये तक का टैक्सेशन जाता है। और आई एम टॉकिंग अबाउट द 3600 PLN जिसकी सैलरी है, उसका अप्रॉक्सीमेटली 12% टैक्स कटता है। बट अभी जैसे सैलरी इंक्रीज होगी 4 PLN अगर होती है तो मेरे को लगता है 13-14% आपका जितना भी टैक्सेशन है उतना आपका कटेगा उसमें। जो आपका ग्रॉस अमाउंट आपके हाथ में आता है उसके बाद थोड़ा डिडक्शन होते हैं उसमें। जो 3600 तक का आपका ज़लोटी है उसमें थोड़ा आपका डिडक्शन होगा। और ये एज का भी गैप होता है। आप अगर 21 से 25 साल के बीच में, 25 से नीचे वाले साल होते हैं, अगर आप 25 साल से आपकी उम्र कम है तो उसमें थोड़ा आपका टैक्सेशन नहीं होता और नील होता है, या फिर कुछ परसेंट उनका जो परसेंटेज है उतना उनको पे करना पड़ता है। 25 साल से जो ऊपर के लोग होते हैं उनको अपना जो फुल टैक्स ब्रैकेट है उतना उन लोगों को अपना टैक्स पे करना पड़ता है। हम टॉकिंग अबाउट द पोलैंड। 25 साल से जो कम है उनको थोड़ा एग्जाम्पशन मिलता है। अगर आपकी 25 से ऊपर की एज हो जाती है फिर आपको जो फुल टैक्स है उतना आपको पे करना पड़ता है। और अब कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं, कितना आपका कंट्रीब्यूशन होता है। अगर देखें तो आपका जो सैलरी है उसमें रिटायरमेंट पेंशन कंट्रीब्यूशन आपका होता है। जो आपका एम्प्लॉय है आपके उसमें से 9.76% कटता है, और जो आपका एम्प्लॉयर है उसके उसमें अप्रॉक्सीमेटली 9.76% आपका जाता है। ये दोनों का सेम है। अगर इंडिया में आप PF में देखें तो इंडिया में भी सेम रहता है। और इसके अलावा जो अदर कंपोनेंट है उसमें आपको कितना पे करना पड़ता है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। इफ आई टॉक अबाउट डिसेबिलिटी पेंशन कंट्रीब्यूशन दैट इज अराउंड 1.5%, और जो आप एम्प्लॉय 1.5% पे करता है, और इसके अलावा जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉयर पे अराउंड 6.5%। इसके अलावा आपका जो तीसरा कंपोनेंट होता है सिकनेस कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज़ अराउंड 2.45%, और जो पूरा इसको एम्प्लॉय के उससे ही कटता है, एम्प्लॉयर के उससे सिकनेस आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं कटता। और इसके अलावा एक्सीडेंट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एक्सीडेंट कंट्रीब्यूशन जो आपका एम्प्लॉय हुआ आपके उससे कुछ नहीं कटेगा। जो आपका एम्प्लॉयर है उसका आपको कटता है 0.67% से आपका 3.3% जो आपका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के एंड से कटता है। और हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस आपका 9% आपके उससे कटता है, और इसके अलावा जो आपका एम्प्लॉयर है उसके उसमें से आपका कुछ भी अमाउंट डिडक्ट नहीं होता। इफ आई टॉक अबाउट लेबर फंड आपके उसमें से कुछ नहीं कटेगा। जो आपका एम्प्लॉयर है उसके उसमें से 2.45% आपका डिडक्ट होता है। अगर गारंटीड एम्प्लॉय बेनिफिट अगर देखें तो उसमें आपके एंड से कुछ भी डिडक्शन नहीं होता, और जो आपका एम्प्लॉयर है उसके उसमें से 0.1% आपका कटता है। तो जो पूरा जो ब्रैकेट बनता है उसके बेसिस में आपका टैक्सेशन पूरा डिपेंड करता है। अगर देखा जाए तो इसमें जो एम्प्लॉय के उसमें अगर देखें तो 22.71% इसका डिडक्ट हो रहा है, और जो एम्प्लॉयर का आपका 9.48 से 22.11% तक आपका कटता है। जो भी आपका टैक्सेशन वाला फाइल होता है, जो आपका एम्प्लॉयर आपका 15 से 20 तारीख के बीच में अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन कर देता है। ये उनको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी पड़ती है। जो आपके पास सैलरी आती है, सैलरी आपको 1 तारीख को आती है, और 15 से 20 के अंदर सारा प्रोसेसिंग हो जाता है। उसके बाद सारा आपका जो पे स्लिप वगैरह रिलीज बनाते हैं वो लोग, और उसके बाद जो आपके पास सैलरी जैसी आती है उसके 1-2 दिन के बाद आपको पे स्लिप मिल जाती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और जो इन लोगों ने इन्होंने नीचे कंट्रीब्यूशन वाला पोर्शन मेंशन करके बता रखा है, जिसमें 22% इन लोगों ने पूरा भी मेंशन करके दे रखा है। इन्होंने एक रफ आइडिया बता रखा है। और जो आपका जो टैक्सेशन आपका 12% से 32% तक का कटता है, और सैलरी पे आपका पूरा डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी है। और जो हर एम्प्लॉयर है उसको 15 से 20 के अंदर अपना ये पूरा फाइल करना पड़ता है जो भी आपके टैक्स होते हैं, और जितना आपका जो कंपोनेंट होता है जितने आपके सैलरी से कटते हैं वो सारा वो फाइल करके देता है। और जो आपकी पे स्लिप है उसमें सारा मेंशन होगा, ताकि फिर आपको जैसे इंडिया के अंदर PF मिलता है वैसे ही अगर वहाँ पे लॉन्ग टर्म रहते हैं, रिटायर होते हैं, तो उस टाइम पे आपको बेनिफिट मिलते हैं। सो दे आर मेंशन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द प्रोसेस। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, फिर आपको समझ नहीं आता, यू कैन आस्क मी। जो टैक्सेशन आपका ब्रैकेट है 12 से आपका 33% के बीच में होता है, और जो सैलरी है जितनी आपकी सैलरी होगी उसके बेसिस पर आपका टैक्स डिडक्ट होता है। और जो मैंने यहाँ पे मेंशन करके बता रखा है आपका एम्प्लॉयर, अगर आपकी जो पहली सैलरी स्लिप आएगी तो उसमें सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन होगी। जितनी आपकी सैलरी है उसके बेसिस में जितना भी आपका पैसा कटेगा, उसमें जितना भी आपका कंपोनेंट होते हैं जो भी डिडक्ट होते हैं, सारा ही आपका जो उसमें मेंशन करके बताया होगा। 3600 PLN वाली जो सैलरी है जो भी जिसका आ रहा होगा तो उसमें उसके हिसाब से पूरा डिडक्शन होगा। और अगर 4 to 42 PLN हो जाती है देन
उस केस में उसके अकॉर्डिंग जो आपका कैलकुलेशन होता है वैसी कैलकुलेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो आपकी सैलरी है आपको प्रोवाइड की जाती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कितने टाइप के आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका ट्रायल पीरियड में होता है जिसमें आपको 3-4 महीने के लिए एम्प्लॉय करते हैं वो लोग, और उसके बेसिस में आपकी जो परफॉर्मेंस है, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसके बेसिस में आपका जो प्रोफाइल है आगे प्रोसीड किया जाता है और फिर आपको एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्ट है, सेकंड आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट फॉर डेफिनेट पीरियड, जिसमें आपका जैसे अभी आपको यहाँ पे वर्क परमिट मिला है, आपको जो वर्क परमिट मिला है एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट फॉर डेफिनेट पीरियड वाला मिला है। उसमें जो आपका एम्प्लॉयमेंट है अलग अलग कैटेगराइजेशन में, जैसे किसी का 1 साल का है, किसी का 2 साल का है, किसी का 3 साल का है। और जो डेफिनेट पीरियड वाला एम्प्लॉयमेंट होता है मैक्स टू मैक्स आई थिंक 33 मंथ के लिए होता है, जिसमें अगर 3 साल का बोलें तो, और अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स का मिलता है। 36 मंथ वैसे कहते हैं, वैसे 33 मंथ का ही पूरा होता है। और इसके अलावा जो एग्रीमेंट आपका जो तीसरा होता है, तीसरा एग्रीमेंट आपका होता है जिसमें आप परमानेंट, जैसे परमानेंट एम्प्लॉय आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हायर होते हैं, उसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता, और आप हायर होते हैं तो डेफिनेट इनडेफिनेट पीरियड के लिए होता है। यू वर्क देयर एज अ परमानेंट एम्प्लॉय, और उसमें ऐसा होता है कि जब आप छोड़ना चाहें या फिर अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में टर्मिनेशन के अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, और आपको निकाला जाता है तो बात अलग होती है। अदरवाइज जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको आपको रिन्यू नहीं करना पड़ता है, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहता है। और अगर आपका जो वर्क परमिट वाली बात करूँ, वर्क परमिट में ऐसा होता है 1 साल तक आपका वैलिड रहता है, फिर आप TRC अप्लाई करते हैं एंड देन फिर आपका वर्किंग राइट्स वगैरह मिल जाते हैं। अगर 1 साल का भी वर्क परमिट लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि 1 साल के अंदर आप TRC फाइल कर लेते हैं। So there are so many other things about the process. I'm gonna tell each and everything to you with the pace of time. अभी एक ही बार में सारा पूरा सेशन नहीं बना सकता हूँ क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होता है, आप भी समझ नहीं पाओगे, और मैं भी इतना लेंथी सेशन एक बार में नहीं बना सकता हूँ। और I'll do one thing, I'll post the rest of the video later on, और उसमें अलग अलग आपके जो टॉपिक्स बना के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करनी है प्रोसेस के रिगार्डिंग। यहाँ से जो एजेंट वगैरह आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन आधी रहती है, जिसमें वर्क परमिट के बाद वीज़ा लगने की, उसके बाद भी आगे बहुत सारी चीज़ें होती है। आपका सैलरी आपकी कितनी आ रही है और वर्क परमिट के टाइप कितने हैं, वहाँ जाके आपको कैसे प्रोसेस करना है। तो आई एम गोना डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विद यू गाइस। पोस्ट आफ्टर गेटिंग द वीज़ा देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, तो फिर उसके बारे में आपको एक रफ आइडिया बता देता हूँ ताकि फिर आपको वहाँ जाके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड यू विल गेट अ रफ आइडिया अबाउट द प्रोसेस हाउ एवरीथिंग वर्क्स। सो आई एम गोना डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विद यू गाइस। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड टुमारो आई एम गोना टेल न्यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस। सो ऐसी जो भी प्रोसेस के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचानी है, और आई विल ट्राई टू शेयर न्यू इन्फॉर्मेशन एवरी सिंगल डे with the help of this videos. Thank you guys, have a nice day.